वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। खास करके ये वीडियो बनाया गया है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के स्टूडेंट्स के लिए। प्रीवियसली रेलवे ने जिस तरह के क्वेश्चंस बनाए हैं फ्रॉम आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन सारे क्वेश्चंस को देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 आर्टिकल्स को हमने यहाँ पे कवर अप किया है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर अप किया है और यहाँ से आपको आगे चल के एग्जाम में क्वेश्चन देखने भी मिल सकता है। इससे पहले हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया है, जिसको अगर आपने नहीं देखा तो उसे भी जरूर देख लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जहां से आगे चल के आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता है एग्जाम में, उन्हें देख लेते हैं। आर्टिकल 1 जो है यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना है। अगर हम देखें तो ये बेसिकली रिलेटेड है नेम एंड टेरिटरीज ऑफ यूनियन। बेसिकली इंडिया का जितने भी अगर हम देखें स्टेट्स हैं और टेरिटरीज हैं, इनका नेम इस आर्टिकल में जो है ये मेंशन्ड है। नेक्स्ट अगर हम देखें आर्टिकल 3, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अगर कोई नया स्टेट्स बनाना है या फिर कोई स्टेट है उसमें अगर थोड़ा सा एरिया अगर एक्सटेंड हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ये सब जो हो सकता है ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत ये होता है। आर्टिकल 3 में ये मेंशन्ड है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये है आर्टिकल 14। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। इवन रेलवेज में अगर हम देखें तो काफी बार अलग अलग टाइम में अलग अलग एग्जाम में बहुत बार यहाँ से आर्टिकल 14 से क्वेश्चन बना है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये बेसिकली आर्टिकल 14 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 16 अगर हम देखें तो आर्टिकल 16 में जो दिया गया है, ये दिया गया है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जितने भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जैसे आप जैसे रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं, ये जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे कोई भी जो है डिसबैलेंस नहीं होगा, किसी को ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, किसी को ज्यादा प्रिविलेज है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मेंशन्ड है आर्टिकल 16 में। ये क्वेश्चन भी काफी बार बना है। आर्टिकल 17, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड आर्टिकल्स। यहाँ से क्वेश्चन बार बार फ्रेम किया गया है, बहुत सारे एग्जाम में फ्रेम किया गया है, सिर्फ रेलवे नहीं, इसके अलावा भी अगर हम देखें तो बहुत सारे एग्जाम में ये फ्रेम किया गया। तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये आर्टिकल 17 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में अगर हम कंसीडर करें तो आर्टिकल 19 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये मेंशन किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आर्टिकल 19 में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन बनता है ये हमने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और साथ में रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई भी इंडियन किसी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में जाकर रह सकता है, सेटल हो सकता है, ये आर्टिकल 19 में मेंशन्ड है। और साथ में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये यहाँ पे दिया गया है, ये राइट दिया गया है आर्टिकल 19 में। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है ये है आर्टिकल 21। बार बार क्वेश्चन बना है इमरजेंसी के दौरान कौन से आर्टिकल्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, तो दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ये दोनों को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है और आर्टिकल 21 से काफी बार क्वेश्चन जो है ये रिपीट हुआ है, इसलिए आर्टिकल 21 को हमने यहाँ पे कवर अप किया है। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इमरजेंसी के दौरान भी जो है ये बेसिकली आर्टिकल को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो आर्टिकल 21A, आपको भी पता है कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड आर्टिकल्स। आर्टिकल 21A में अगर हम देखें तो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये जो है बेसिकली ये राइट दिया गया है। अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज जो है राइट टू जो है ये कंपलसरी जो है एजुकेशन जो है ये दिया जाता है। अगर हम देखें राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये आर्टिकल 21A में मेंशन किया गया है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़े तो आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी काफी बार रिपीट हुआ है। इसका अगर हम देखें आर्टिकल 24 में क्या डिफाइन किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड अदर हैजर्डियस एम्प्लॉयमेंट। तो अगर कोई बेसिकली एक बच्चा है, अगर उसका एज 14 ईयर से कम है तो उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता है फैक्ट्रीज में, माइंस में, या फिर हैजर्डियस जो एम्प्लॉयमेंट, मान लीजिए जो केमिकल कहीं पे अगर बन रहा है, मान लीजिए ऐसा कहीं है जिसे एसिड रिलेटेड जो है चीजें बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता। ये आर्टिकल 24 में मेंशन्ड है और ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये है आर्टिकल 25। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोसेशन ये मेंशन्ड है, साथ में प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन, ये जो है ये आर्टिकल 25 के अंतर्गत जो है ये मेंशन्ड है। यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसके अनुसार वो एक रिलीजन को चूज कर सकता है और उसे फॉलो कर सकता है, ये आर्टिकल 25 में मेंशन्ड है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो आर्टिकल 32, आप सभी को पता है कि आर्टिकल 32 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी कहा था कि आर्टिकल 32 कितना इंपॉर्टेंट है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है। तो इसमें क्या दिया गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सिंपल से इतना अगर हम ना पढ़ें तो सिंपल से यहाँ पे आपको हिंदी में अगर हम एक्सप्लेन करें कि आर्टिकल 32 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 32 में ये दिया गया है अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप डायरेक्टली
आर्टिकल 32 को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्टली आर्टिकल 32 को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में बन सकता है कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, स्पेसिफिक रीजन आपको देना पड़ेगा, लेकिन आर्टिकल 32 को यूज करते हुए कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है तो ये मेंशन है आर्टिकल 32 में। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, ये बेसिकली इसमें मेंशन है। क्वेश्चन कुछ बार बना है इसीलिए यहाँ पे हमने भी मेंशन कर दिया है। आर्टिकल 46 अगर हम देखें तो आर्टिकल 46 में मेंशन है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। ये बेसिकली आर्टिकल 46 में दिया गया है। कभी कभार यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है तो इसे भी हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट 40 से जो 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिए हैं उनमें से इसे भी कंसिडर किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आगे देखें आर्टिकल 51 में दिया गया है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये बेसिकली मेंशन्ड है आर्टिकल 51 में। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ज़्यादातर स्टूडेंट आर्टिकल 51A को ज़्यादा बेहतर से जानते हैं ना कि 51 को, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। आर्टिकल 51A ये आप सभी को पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं हमारे, ये सारे जो है ये आर्टिकल 51A में दिया गया है। एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कितने सारे फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A? अगर हम देखें तो कितने सारे फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड हैं, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है ये है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में दिया गया पावर ऑफ पार्लियामेंट टू ग्रांट पार्डन, सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। ये बेसिकली मेंशन्ड है आर्टिकल 72 में। बेसिकली अगर हम देखें कुछ पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स हैं उसके अंतर्गत हम अगर हम देखें कुछ लगातार जो है 70 से लेके जो आर्टिकल्स अगर हम देखें बेसिकली 75 तक यहाँ पे पावर ऑफ प्रेसिडेंट बेसिकली दिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनमें से ये है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। ये मेंशन्ड है आर्टिकल 72 में। उसके बाद हम आगे अगर बढ़े तो आर्टिकल 76 में अगर हम देखें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ए कंट्री कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ए कंट्री कहा जाता है। तो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो आर्टिकल 78 के बारे में जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन बनता है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये क्वेश्चन बना है। दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर जो मेंशन्ड है ये मेंशन्ड है 78 में, आर्टिकल 78 में। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में इस तरह याद रखें ट्रिक की तरह, ताकि जो है आपको याद रहे। अगर पूरा डिटेल यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किया डील विद द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद रेस्पेक्ट टू फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट। इतना ज़्यादा शायद याद रखने में दिक्कत होगा, बस इतना याद रखना ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है ये मेंशन्ड है आर्टिकल 78 में। उसके बाद मोस्ट रिपीटेड वन ऑफ द क्वेश्चन है आर्टिकल 110, जो कि बेसिकली मनी बिल को जो है मनी बिल का जो डेफिनेशन है, ठीक है, कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है मनी बिल, तो ये बेसिकली जो है आर्टिकल 110 में दिया गया। मनी बिल के बारे में पूरा जो है यहाँ पे डिफाइन किया गया है मनी बिल को 110 में। उसके बाद 112 आर्टिकल अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे बेसिकली बजट क्या कहा जाता है, ये मेंशन्ड है आर्टिकल 112 में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले और इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने भी स्टूडेंट आगे चल के आप कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम देने वाले हैं और इंडियन पॉलिटी अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो आज हम आपको रिकमेंड करना चाहते हैं ऑसवाल्ड पब्लिशर का ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी का ये बुक। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। अगर हम इसमें टॉपिक देखें इसका तो बहुत अच्छे से चीज़ों को सब टॉपिक्स और टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हर एक टॉपिक में लेवल 2 लेवल में चीज़ों को डिवाइड किया गया है। लेवल 1 जो कि थोड़ा सा आसान लेवल है, फिर हम आगे बढ़े तो लेवल 2 में जो है जो बेसिकली माना जाता है कि थोड़ा सा टफ लेवल है। तो दो अलग अलग अगर लेवल आप अच्छा से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो अगर सेक्शन वाइज भी कर लेते हैं तो इंडियन पॉलिटी बहुत अच्छा से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बुक को बिल्कुल आप ले सकते हैं, ऑसवाल्ड पब्लिशर का ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप चाहे तो डायरेक्टली ऑसवाल्ड पब्लिशर के वेबसाइट से इसे परचेस कर सकते हैं या फिर अमेजॉन से इसे परचेस कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब अगर चाहे तो इंडियन पॉलिटी अच्छा से प्रिपेयर कर सकते हैं इस बुक से। तो चलिए अब वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं। आर्टिकल 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। ये बेसिकली मेंशन्ड है आर्टिकल 123 में। इसके अलावा अगर हम देखें आर्टिकल 148, अगेन यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो है मेंशन्ड है, किसमें मेंशन्ड है, ये मेंशन्ड है आर्टिकल 148 में, ये मेंशन किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 155 से भी क्वेश्चन बना है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, हर एक स्टेट में, इंडियन स्टेट में गवर्नर को, एक गवर्नर को बेसिकली जो है अपॉइंट किया जाता है। और स्टेट में जो प्रेसिडेंट सेंट्रल में जो पावर रखते हैं, सिमिलरली
अगर हम देखें तो गवर्नर के पास उसी तरह के जो है पावर स्टेट्स में होते हैं और प्रेसिडेंट के द्वारा ही इन्हें अपॉइंट किया जाता है अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा कि जो प्रेसिडेंट के पास पावर है वो गवर्नर के पास पावर होता है, सेम पावर नहीं होता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास पूरा, अगर हम यूनियन में अगर जो देखें, पूरा अगर हम कंट्री में देखें, एक प्रेसिडेंट के पास जो पावर होता है वही उसी तरह के साइमल्टेनियसली अगर हम देखें उसी तरह के पावर्स जो है गवर्नर को दिए जाते हैं स्टेट्स में। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो है ये मेंशन्ड है आर्टिकल 155 में। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े आर्टिकल 165 में, इसमें एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ए स्टेट जो कहा जाता है, ये एडवोकेट जनरल को कहा जाता है, तो ये मेंशन्ड है आर्टिकल 165 में। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े वो है आर्टिकल 167। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना है, जैसे ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नर। इसी तरह हमने ड्यूटीज ऑफ जो है प्राइम मिनिस्टर अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था। ठीक है, तो वहां पे यहाँ पे प्रेसिडेंट मेंशन था, हमने क्या कहा था, प्रेसिडेंट जो स्टेट जो कि सेंट्रली जैसे उनके पास पावर होता है वही सेम पावर जो है गवर्नर के पास स्टेट में होता है, इसीलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर मेंशन्ड है। तो ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर जो है ये मेंशन्ड है आर्टिकल 167 में, ये मेंशन्ड है। आर्टिकल 172 अगर हम देखें तो ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये बेसिकली मेंशन्ड है आर्टिकल 172 में। स्टेट लेजिस्लेचर में भी होते हैं बहुत सारे स्टेट, अगर हम देखें तो यहाँ पे अपर हाउस एंड लोअर हाउस दोनों एक साथ को एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, अगर हम देखें ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये किस में दिया गया है, ये आर्टिकल 172 में दिया गया है। आर्टिकल 178 अगर हम देखें तो यहाँ पे स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये दिया गया है, इसमें मेंशन किया गया है। आर्टिकल 202 अगर हम देखें तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अगर पूछा जाए तो ये किस में आता है, ये आता है आर्टिकल 202 में ये आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 डिफाइन करता है हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं इंडियन, अलग अलग इंडियन स्टेट्स के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, इसका जो है डेफिनेशन ये बेसिकली आर्टिकल 214 में जो है ये मेंशन्ड है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े आर्टिकल 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रीट्स, तो इंपॉर्टेंट जो 5 रीट्स हैं, आपको भी पता है 5 रीट्स के बारे में जरूर पढ़ के जाना। रीट्स अभी हम कवर अप नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टाइम है, एग्जाम जल्द से जल्द जो है स्टार्ट होने वाला है, अमेंडमेंट और आर्टिकल हमने कवर अप कर दिया है। 5 इंपॉर्टेंट रीट्स जरूर पढ़ के जाना, आपको यहाँ पे हम पहले ही बिफोर हैंड आपको बता दिया जा रहा है क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो आर्टिकल 226 में बेसिकली पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रीट, ये बेसिकली जो है आर्टिकल 226 में मेंशन्ड है। नेक्स्ट अगर हम देखें आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 जो है इसमें बेसिकली पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रेस्पेक्ट टू मैटर इन स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट, ये बेसिकली दिया गया है। आर्टिकल अगर हम देखें आर्टिकल 249 में ये मेंशन्ड है। अगर हम देखें शेड्यूल 7 में 3 बेसिकली लिस्ट हैं, आपको भी पता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट, ये किसके अंतर्गत आता है, ये आर्टिकल 249 के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है आर्टिकल 280। बार बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, जैसे फिनेंस कमीशन जो है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो फिनेंस कमीशन जो है ये आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन आपके लिए और है, करेंटली चेयरमैन कौन है फिनेंस कमीशन का, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं, अगेन आर्टिकल 300A, आपको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था। अगर हम देखें तो राइट टू प्रॉपर्टी कौन से अमेंडमेंट के तहत हटाया गया था, ये हमने ऑलरेडी बताया है, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हमने कराया था, और बाद में जो है इसे इंक्लूड किया गया था 300A में। तो पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये बेसिकली मेंशन्ड है आर्टिकल 300A में। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, कौन सा राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ अ लीगल राइट, ये बिल्कुल ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 312 जो है ये इसमें जो मेंशन्ड है ये ऑल इंडिया सर्विस मेंशन्ड है, तो ये भी क्वेश्चन काफी और बना है। तो ऑल इंडिया सर्विस जो है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये आर्टिकल 312 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये है आर्टिकल 315 पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन फॉर द स्टेट, ये बेसिकली जो है आर्टिकल 315 के अंदर आता है। पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड फॉर स्टेट जो आता है ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है, बार बार ये ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से काफी और बना है, आर्टिकल 315 के अंतर्गत ये आता है। अब लास्ट जो है ये इंपॉर्टेंट 6 आर्टिकल्स जो हैं, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफी बार जो है सवाल बना है। आपको पता है इमरजेंसी जो हो गया उसके साथ साथ जो अमेंड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, यहाँ से काफी और सवाल बना है। तो देख लेते हैं आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में अगर हम देखें तो इलेक्शन जो करवाया जाएगा इसका जो पूरा पावर है, डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन, ये पूरा जो पावर होता है ये इलेक्शन कमीशन के पास होता है, ये बेसिकली दिया गया है आर्टिकल 324 में। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े आर्टिकल 330, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, यहाँ से क्वेश्चन बना है, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल, ये बेसिकली मेंशन्ड है आर्टिकल 330 में। नेक्स्ट अगर हम देखें ये 3 आर्टिकल्स बार बार पूछा गया है एग्जाम में क्योंकि ये इमरजेंसी से रिलेटेड है।
आर्टिकल 352 जो है ये बेसिकली रिलेटेड है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी से ये रिलेटेड है आर्टिकल 352। उसके बाद अगर हम देखें आर्टिकल 356 प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो है बेसिकली लगता है, ये मेंशन्ड है आर्टिकल 356 में। मान लीजिए एक स्टेट्स में इलेक्शन होता है और यहाँ पे किसी का भी सरकार नहीं बन रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है इसका फेलियर है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, पहले 6 मंथ के लिए ये लगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो आर्टिकल 360 है प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ये कौन से आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 360 में दिया गया है। लेकिन एक रिकॉर्ड इंडिया का ये भी है कि इंडिया जब से इंडिपेंडेंट हुआ है तब से लेकर अभी तक कभी भी इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा। ड्यूरिंग कोविड भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया गया था। तो आर्टिकल 360 इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। और लास्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमने कवर अप किया, जहां से बार बार क्वेश्चन बनता है, वो है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 370 पता ही है आपको किससे रिलेटेड है, यहाँ पे डिफाइन करने का जरूरत ही नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करा है, आप न्यूज़ देखते हैं, तो आपको आर्टिकल 370 के बारे में पता ही होगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है सबको हमने यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ में हाँ एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि काफी ज्यादा हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।